बच्चे और अध्यापक कई बार ऐसे विषय व्याकरण के आ जाते थे जो जिनमें उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो नया तकनीक युग है, आईसीटी का युग है, और मेरी रुचि भी आईसीटी में है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो मैंने इसका सदुपयोग करते हुए कक्षा 6 से लेके 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक हिंदी सचित्र ई व्याकरण तैयार की, जिसमें सभी विषयों को समाया गया और उनके सचित्र उदाहरण सहित जो है उनके लिए ई कंटेंट तैयार किया, जो बच्चों को लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में चलाने में उनको आसानी हो और अच्छे रेजोल्यूशन में उनको तैयार करके दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्नोशाला में। आज डिजिटल टीचर की कहानी के 34वें एपिसोड में हमारे साथ हमारे जो शिक्षक हैं डिजिटल टीचर, वो है डॉक्टर विजय कुमार चावला जी। तो विजय सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्नोशाला की टीम की तरफ से, और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपसे आज की बातचीत के लिए। बहुत बहुत आभार आपका जी, टेक्नोशाला का, जिन्होंने मुझे आज एक सुअवसर प्रदान किया अपनी डिजिटल जो क्षेत्र में मेरी जो कहानी है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने। जी, सही, हमारा सौभाग्य है। और आप हिंदी के प्राध्यापक हैं और आप हरियाणा से हैं। तो सर, आज जब हम डिजिटल टीचर की कहानी में जो भी हमारे शिक्षक होते हैं जिन्होंने तकनीक के माध्यम से अपने विद्यालयों में कुछ किया है, तो उनसे बात करते हैं। और उसके बारे में बात करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, वो आप हमें बताएं। मेरे जो पिताजी हैं वो एक्स आर्मी पर्सन रहे हैं, मतलब फौज में रहे हैं और इंजीनियर थे वो, और सिकंदराबाद से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और मेरा भी जन्म सिकंदराबाद में हुआ। मेरी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपनी पढ़ाई शुरू की और पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई मेरी केंद्रीय विद्यालय में हुई। पहले फर्स्ट सेकंड मैंने सिकंदराबाद में, फिर पठानकोट में, और उसके उपरांत 6 से लेकर 12th तक की पढ़ाई जो मेरी वो केंद्रीय विद्यालय देवलाली से हुई। और इसके उपरांत पिताजी दिल्ली आ गए तो मैंने शिवाजी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। उसके उपरांत अपना कैथल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए और एमफिल की। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर से मैंने अपनी बीएड की और उसके बाद मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग में हिंदी अध्यापक के पद पर 25 अगस्त 1995 को नियुक्त हुआ। तो आज मुझे लगभग 25 वर्ष हो गए हैं हिंदी क्षेत्र में अपने अध्यापन करते हुए। और मेरे जो अपने घर में मेरी धर्मपत्नी वो भी डॉक्टरेट हैं और मैंने भी पीएचडी इंग्लिश की हुई है। बेटा मेरा ऑडियोलॉजिस्ट और बिटिया बीडीएस कर रही है। बहुत बढ़िया। आप कितनी अलग अलग जगह से आपने अलग अलग समय पढ़ाई करी और आपके परिवार में भी ये सारी बातें हैं। तो सर, आज जब हम इस तकनीकी युग में जी रहे हैं तो बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया में मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपने इसे टेक्नोलॉजी की मदद से रोचक बनाया है। तो सर, आपने मूल्यांकन जो प्रोसेस है उसको डिजिटल कैसे किया और बच्चों को क्या मजा आ रहा है इस नए तरीके के मूल्यांकन से? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपना समग्र मूल्यांकन हमारे शिक्षा प्रणाली में रहा, उसमें बच्चों का सतत समग्र मूल्यांकन करने के लिए, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने के लिए मैंने इंटरैक्टिव एक्टिविटी शीट्स तैयार की और एक्सेल में तैयार करके उसमें अपना ऑप्शन देते हुए, कोडिंग करते हुए बच्चों के लिए हिंदी की प्रश्नावलियां तैयार की और बच्चों को कंप्यूटर पर करने के लिए और घर पर उनके लैपटॉप में या सिस्टम में करने के लिए उनको मुहैया कराई। बच्चे खेल खेल में इस इंटरेक्टिव शीट के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह अपना स्वयं का आकलन कर पाए। बच्चों को जो इंटरेक्टिव शीट दी गई उसमें 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न जब दिए गए तो बच्चे उसमें पहले प्रश्न का उत्तर मान लो डी है तो वो डी टाइप करते थे। जैसे ही वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, कंप्यूटर स्वतः उनका रिजल्ट बता देता था कि आपके 10 में से 10 नंबर हैं तो A+ ग्रेड है। अगर आपके 10 में से 9 हैं तो 9 जो थे वो ग्रीन सिग्नल के होते थे और जो गलत होता था वो रेड सिग्नल शो करता था। तो प्लेवे मेथड से बच्चों को इंटरेक्टिव एक्टिविटी शीट्स के माध्यम से, नई तकनीक के माध्यम से जो है बच्चों का मैंने आकलन किया और बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन के लिए, उनको इवैल्यूएशन के लिए ये टूल प्रदान किया। इसके उपरांत वेब पेज तैयार किए, गूगल फॉर्म के माध्यम से टेस्ट मोड
सॉफ्टवेयर के माध्यम से, हॉट पोटैटोज के माध्यम से, काहूत के माध्यम से, फ्लिकर कार्ड्स के माध्यम से नई तकनीक का प्रयोग करते हुए बच्चों का मैंने हिंदी विषय में आकलन किया और बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिले। जी सर, तो आपने टूल्स के बारे में भी हमें बताया। सर, आजकल की जो किताबों में हिंदी व्याकरण पाठ का हिस्सा बन चुके हैं और इससे बच्चों को व्याकरण समझना शायद कठिन हो रहा होगा, तो इसको लेके आपने जो क्रम किया है डिजिटल सचित्र व्याकरण, उसके बारे में हमें आप जरूर बताएं। ऐसा है मैडम, जैसे हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में व्याकरण की अलग से पुस्तक नहीं है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कहा गया था कि व्याकरण को पाठ के साथ समावेशी करते हुए, उनको इंक्लूड करते हुए ही पढ़ाना है। लेकिन मैंने क्या पाया कि बच्चे और अध्यापक कई बार ऐसे विषय व्याकरण के आ जाते थे जो जिनमें उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो नया तकनीक युग है, आईसीटी का युग है, और मेरी रुचि भी आईसीटी में है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो मैंने इसका सदुपयोग करते हुए कक्षा 6 से लेके 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक हिंदी सचित्र ई व्याकरण तैयार की, जिसमें सभी विषयों को समाया गया और उनके सचित्र उदाहरण सहित जो है उनके लिए ई कंटेंट तैयार किया, जो बच्चों को लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में चलाने में उनको आसानी हो और अच्छे रेजोल्यूशन में उनको तैयार करके दिया और उसके बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिले। तो मैंने जो है अपना कक्षा 6 से लेके 12 तक के पाठ्यक्रम के सभी विषयों को डिजिटलाइज किया, उनको सचित्र हिंदी उदाहरण सहित जो है बच्चों के लिए हाई रेजोल्यूशन में तैयार करके दिया, जो कि वो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर और अपना किसी भी आधुनिक उपकरण पर जो है चला सकते हैं, और ये सभी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया। ये केवल अपने हरियाणा में नहीं, हरियाणा के अतिरिक्त भारत के 18 राज्यों में नवोदय क्रांति परिवार के माध्यम से निशुल्क अध्यापकों को, बच्चों को मुहैया कराया। तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अध्यापकों ने इनके प्रिंट निकालकर बच्चों को दिए और वो इसका सदुपयोग कर रहे हैं। सर, लेकिन जब प्रारंभिक कक्षा में जो बच्चों के लिए आपने भाषण शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो आपने खेल पिटारा बनाया है, उसके बारे में भी आप हमें बताएं। ऐसा है कि हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा जो विभाग है, उन्होंने 25 से 26 एसआरजी स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाया था, जिसमें मुझे भी सौभाग्य मिला एसआरजी का मेंबर बनने का। तो विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा ने लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के माध्यम से 9 मंथ का एक कोर्स करवाया, प्रारंभिक भाषा शिक्षण कोर्स। जब मैंने वो कोर्स किया तो मैंने पाया कि आज भी हिंदी के क्षेत्र में बहुत कुछ नवीन करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक स्तर जो शुरुआती दौर होता है, उस वक्त यदि बच्चों की हिंदी विषय की नींव सुदृढ़ हो जाए तो वो न केवल हिंदी विषय में बल्कि अन्य विषयों में भी पारंगत हो जाते हैं। अब बच्चों की नींव सुदृढ़ कैसे की जाए, तो उसके लिए गतिविधि करवानी चाहिए, उनकी सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए, उनको आपसी सहयोग से पढ़ाना चाहिए। और ये कैसे होगा, जब हम गतिविधियां तैयार करेंगे। तो मैंने प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए 15 खेल तैयार किए और इन खेलों के माध्यम से बच्चों के जो 4 कौशल होते हैं, मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग कौशल का विकास, पठन कौशल का विकास और लेखन कौशल का विकास, यदि ये चारों कौशल विकसित हो जाएं तो बच्चा हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों में भी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सकता है। तो इनके लिए जब खेल तैयार किए तो खेल पहले मैंने खुद अपने विद्यालय में उनको इम्प्लीमेंट किया कक्षा 2 और 3 के बच्चों के साथ। जब उनके सार्थक परिणाम देखे तो मैंने सोचा क्यों ना इनको डिजिटलाइज तैयार करके एक गेम का सेट बना दिया जाए, पिटारा बना दिया जाए। और वो मैंने 15 खेलों का एक पिटारा बनाया और उसके डिजाइन सभी विद्यालयों में सभी अध्यापकों को निःशुल्क वितरित किए और कुरुक्षेत्र के 217 सक्षम युवाओं को ट्रेनिंग दी और उन्होंने अपने स्कूलों में उनको इम्प्लीमेंट भी किया। इसी प्रकार कैथल जिले में भी हुआ और नवोदय क्रांति परिवार के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों में भी ये वितरित किए गए। और आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं खेलों की वजह से मुझे 7 राज्यों में भाषा नवाचारी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अरे, बहुत बहुत बधाई। सर, अमूमन एक ऐसी धारणा बनी है कि आईसीटी का इस्तेमाल भाषा में नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने अलग अलग तरीके से भाषा को रोचक बनाया है। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ जी मैडम, जब मैं 1995 में लगा था तो पहले ही साल में मैंने नवाचारी प्रयोग करते हुए बेस्ट टीचर का अवार्ड जीता
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मैंने उसी टाइम एक धारणा बना ली थी कि हिंदी जो हमारी राजभाषा है, अक्सर हिंदी के प्रति रुझान बच्चों का कम होता है। आपको पता है कि हम बच्चा चाहता है कि मैं इंग्लिश में परफेक्ट बन जाऊं, अंग्रेजी बोलना सीख जाऊं, लेकिन जो हमारी हिंदी राजभाषा है उसमें ही वो पिछड़ रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं नवाचारी तकनीक अपनाते हुए हिंदी विषय जो उनके लिए रुचिकर नहीं है उसे रुचिकर बनाऊं। तो मैंने बच्चों को जो है डिजिटल माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से इस ओर आकर्षित किया। तो विषय को रुचिकर बनाने के लिए और परीक्षा के दिनों में बच्चे अच्छी तरह तैयारी कर सकें, इसके लिए आईसीटी का प्रयोग करते हुए मैंने माइंड मैप तैयार किए। और हिंदी भाषा लैब जो अपने विद्यालय में मैंने स्थापित की हुई है, उसमें अपना आधुनिक उपकरण जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से और व्हाइट बोर्ड के, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, माइंड मैप के माध्यम से बच्चों को भाषा शिक्षण कराया। और बच्चों को यह बताया है कि वो खुद भी अपने हर विषय में माइंड मैप तैयार करें ताकि परीक्षा के दिनों में वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जी सर। सर, आप मास्टर ट्रेनर के रूप में बाकी शिक्षक साथियों को ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं। तो सर, आपने किन चीजों को लेकर शिक्षकों को ट्रेनिंग देते आए हैं? मैंने जी अब तक जो मेरे को सौभाग्य मिला है मास्टर ट्रेनर के रूप में, तो मेरा जैसे विषय है हिंदी शिक्षण, तो मैंने प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए जो हमारे जेबीटी टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी है। और प्रशिक्षण में उन्हें बताया है कि किस प्रकार गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए हम पढ़ा सकते हैं, उनका प्रशिक्षण दिया। इसमें मैंने उन्हें फ्लैश कार्ड का प्रयोग, बिंगो खेल का प्रयोग, सांप सीढ़ी का प्रयोग, लूडो का प्रयोग, भूल भुलैया खेल का प्रयोग और वर्ण और अक्षर पासे का प्रयोग, अक्षर ग्रिड का प्रयोग, पासे के चित्रों वाले पासे के खेल के माध्यम से किस प्रकार अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग दी है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों का आकलन हम ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से किस प्रकार कर सकते हैं, उसका भी उन्हें प्रशिक्षण दिया। जी सर। सर, आपने दीक्षा पोर्टल के लिए कंटेंट बनाया है, तो आप कंटेंट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं और इनमें से कौन से ऐसे टूल हैं जिनका आप इस्तेमाल करते आए हैं? अभी हाल ही में जब से कोविड महामारी आई है, तो आपको पता है विद्यालय बंद है और स्टे एट होम और सेफ एट होम एंड स्कूल एट होम के माध्यम से, ट्रिपल एस के माध्यम से बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। ऐसी अवस्था में जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, नेशनल प्लेटफॉर्म, वो अहम भूमिका अदा कर। तो मुझे भी एक सौभाग्य मिला एससीईआरटी के माध्यम से बच्चों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए डिजिटल कंटेंट बनाने का। तो मैंने कक्षा 6 से लेकर 12 तक के हिंदी विषय के जो मुझे विषय अलॉट किए गए, मैंने उनके वीडियोस बनाए। तो इसमें मैं जो ध्यान रखता हूँ, एक तो लर्निंग आउटकम्स, जो बच्चों को लर्निंग आउटकम्स जो उनमें विकसित करनी है, उनकी क्षमताएं, कॉम्पिटेंसीज विकसित करनी है, जब मैं पाठ योजना बनाता हूँ तो उन कॉम्पिटेंसीज को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ योजना तैयार करता हूँ। साथ ही पाठ में जो अपने व्याकरण के पहलू होते हैं जिनको अक्सर अध्यापक नहीं पढ़ाते, वो उन पहलुओं को भी मैं प्रस्तुत करता हूँ। और साथ साथ अंत में उनकी स्व आकलन हेतु प्रश्नावली भी तैयार करता हूँ। और दीक्षा पोर्टल पे मैंने सॉफ्टवेयर में ही, उनके डेवलप सॉफ्टवेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स और क्रम में लगाओ, अरेंज इन द ऑर्डर, ये एक्टिविटी तैयार करके पोर्टल पे अपलोड भी की हुई है। तो अब तक मेरे 40 से अधिक वीडियो अपलोड हो चुके हैं दीक्षा पे और अवसर ऐप। सर, अगर हम अपनी अभी तक की जर्नी की बात करें तो उनमें क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, वो अगर आप हमें बताएं। मेरे को बताया था, जैसे मैंने 1996 में पहला अवार्ड मिला था, उसके बाद ये क्रम चलता रहा और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर मुझे उपायुक्त महोदय के द्वारा, एससीईआरटी के डायरेक्टर के माध्यम से, जो हमारे डायरेक्टर एजुकेशन है उनके माध्यम से प्रशंसा पत्र मिलते रहे हैं इनोवेटिव टीचिंग के लिए और नए इनोवेटिव आइडियाज के लिए। बताना चाहूंगा कि मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं प्रशासन के लिए, मार्गदर्शिका बनाई है, मैगजीन्स बनाए हैं, फोल्डर बनाए हैं, पोस्टर्स बनाए हैं, स्टिकर्स बनाए हैं, ताकि समाज में सबको जागरूक किया जा सके सेंटर की वेरियस स्कीम्स के लिए। अभी हाल ही में जैसे बताया था आपको मैंने कि 2019 में मुझे भाषा सारथी अवार्ड और भाषा नवाचारी अवार्ड मिला था। और रिसेंटली आपको बताना चाहूंगा
कि टीचर इनोवेशन अवार्ड जो होता है एनसीईआरटी का, वो हरियाणा में एकमात्र शिक्षक मैं हूं जिसे 2019-20 के लिए नेशनल इनोवेटिव टीचर अवार्ड मिला है। जी सर, सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इन सभी उपलब्धियों के लिए। तो सर आपको एनसीईआरटी के द्वारा टीचर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी ये वीडियो हमारे जो शिक्षक साथी देख रहे होंगे वो इस बारे में विस्तृत से जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो ये अवार्ड क्या है, इसके लिए क्या करना होता है, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन के माध्यम से उनके जो है ईयरली बुलेटिन होता है, उसमें वो इनवाइट करते हैं केस। ये जो केस हैं ये टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस अप्लाई कर सकती हैं। जो अपने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, जैसे अजमेर में है, भोपाल में है, मैसूर में है, उनके माध्यम से एससीईआरटी में इनविटेशन दिया जाता है, इनवाइट की जाती हैं एप्लीकेशंस टू सेंड देयर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स टू आरआईई। तो जब ये आरआईई में टीचर्स अपने 5 to 6 पेज का प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजते हैं, तो वहां पर कैटेगरी वाइज उनकी स्क्रूटनी होती है। एक्सपर्ट्स होते हैं, वो स्क्रूटनाइज करते हैं और शॉर्टलिस्ट करके एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में भेजते हैं। ऑल ओवर इंडिया से जब वहां पर पूरे प्रपोजल्स आते हैं सिलेक्टेड, देन जो एनसीईआरटी का डिपार्टमेंट है वो इसको अपने लेवल पे स्क्रूटनी कमेटी मतलब बना करके फिर इनको स्क्रूटनाइज करवाता है। उनमें से जो टॉप 30 या 40 जो प्रपोजल्स होते हैं उनको सिलेक्ट करके फिर उनको टीचर्स को कहा जाता है कि योर प्रोजेक्ट हैज बीन सिलेक्टेड, नाउ यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंट योर प्रोजेक्ट इन द स्कूल। अब वो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अलग अलग विषय की जो होती हैं, जब वो स्कूलों में इम्प्लीमेंट होती हैं, आफ्टर दैट आफ्टर 6 months हर टीचर को टीचिंग इंस्टीट्यूशन को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है 5000 वर्ड्स की विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। वो फिर अपना एनसीईआरटी में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होती है। जिनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही पाई जाती है उनको नेशनल लेवल जो कॉन्फ्रेंस होती है, सेमिनार होता है, उसमें इनवाइट किया जाता है टू प्रेजेंट देयर पेपर प्रोजेक्ट। जिनके प्रोजेक्ट सही पाए जाते हैं उनको फिर अवार्ड दिया जाता है। तो इस वर्ष जो है 28 अध्यापकों को और शिक्षण संस्थानों को चुना गया था और 28 के 28 जो है अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुए। जी सर, आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सम्मान के लिए। सर हमारे यहाँ टेक्नोशाला में डिजिटल टीचर की कहानी का ये रिवाज है कि जो भी हमारे अतिथि आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आगे की डिजिटल टीचर की कहानी में आप किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे। ऐसे कोई आपके साथी शिक्षक हो तो आप उनका नाम बताएं हमें। तो मैं अपने तरफ से अपने शिक्षक साथी डॉक्टर रवि कुमार जो हैं तेलंगाना से, उनका नाम प्रपोज करता हूँ। बहुत ही अच्छे हैं, हाल ही में उन्हें नेशनल आईसीटी अवार्ड मिला है। जी सर। सर अगला सवाल आपसे यह है कि आपके आगे की क्या योजना है शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा के क्षेत्र में, और बाकी जो हमारे शिक्षक हैं उनसे आप क्या सहयोग या क्या अपेक्षाएं हैं। तो आगे की, जैसे आपने पूछा कि मतलब जो है कि ये अपना लर्निंग प्रोसेस है, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मैन इज ऑलवेज ए लर्नर, मतलब पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो मैं आज भी सीख रहा हूँ। इतना मतलब आईसीटी टूल्स जितने हैं उनको करने के बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि और कुछ और करूं। तो अब मैं ये चाहता हूं कि बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण की जो है ऐसी एक वीडियो की मतलब एक कलेक्शन बनाऊं कि जिसमें बच्चे एनिमेशन के माध्यम से या कठपुतलियों के माध्यम से विषयों को सीख सकें आसानी से, खेल खेल में आनंद लेते हुए। तो मेरा प्रपोजल नेक्स्ट यही है कि मैं एनिमेटेड वीडियोस तैयार करके बच्चों को हिंदी व्याकरण और हिंदी विषय को पढ़ाऊं। और मैं बाकी अपने अध्यापक साथियों से भी यही चाहूंगा कि जैसे कहा गया इनोवेशंस मोटिवेट द अनमोटिवेटेड, तो मैं चाहूंगा कि जो बाकी साथी हैं वो भी आज कोविड महामारी के अंतर्गत जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो आज आईसीटी का युग है, तो वे भी अपनी शिक्षण प्रणाली में, अधिगम प्रणाली में आईसीटी टूल्स का प्रयोग करें और बच्चों को आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित करें, उनको कंप्यूटर लैब में सिखाएं, ताकि वो आज की आधुनिक डिजिटल युग में एक अहम भूमिका अदा कर सकें।
जी सर। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारी डिजिटल टीचर की कहानी में जुड़ने के लिए। आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिला। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगर आपको हमारी आज की डिजिटल टीचर की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए टेक्नोशाला को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो और आज की कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।